हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक नया बैच स्टार्ट हो गया है, जो रात में 8 बजे आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस ली जाती है। ये क्लासेस का आज पहला क्लास है, जिसका डेमो क्लास आप लोग को हम भेज रहे हैं। आप लोग इसको पूरा देखें। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक ऐसा पेपर होता है जिसको हम लोग भारत का संविधान कहते हैं। ये जो बिहार एपीयू की वैकेंसी आ रही है, इसमें आपके लॉ के पेपर में 25 क्वेश्चन इससे आएंगे। इसके साथ साथ जो जनरल स्टडीज होता है उसमें भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। जो एपीओ का एग्जाम यूपी का है, जुडिशरी का है, हायर जुडिशियल का है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस नहीं आते। तो आप लोग इसको बहुत ही डीप पे पढ़ेंगे, इसलिए इसके बैचेस आप लोग के लिए स्टार्ट कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो। इसमें आप लोग को लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा और टेस्ट सीरीज मिलेंगी। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं आज परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के उन ढेर सारे स्टूडेंटों के साथ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्लासेस को देखते हैं कि क्लासेस में आज जो बेसिक चीजें बताई गई है, जिसकी जानकारी बहुत ही कम रहती है या प्रॉपर जानकारी नहीं रहती, उन लोगों को इस वीडियो के द्वारा आज पूरी जानकारी मिलेगी। और इसकी अब जब नेक्स्ट क्लास लगेगी तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और नेक्स्ट क्लास का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम लोगों को जो भी वीडियो बनता है परीक्षा रिफ्रेशर का, वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आने लगता है। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर आपको एडमिशन लेना है, एपीओ का लेना है, हायर जुडिशियल का लेना है, सिविल जज का लेना है। सारे बैचेस आप लोग के लिए फ्रेश फॉर्म में चल रहे हैं। 2 व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है, इनमें से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजेंगे, फेस साइड बैक साइड, और आप लिख देंगे कि आपको बिहार एपीओ का एडमिशन चाहिए, बिहार जुडिशरी का चाहिए, झारखंड का एचजेएस का चाहिए, यूपी का एपीओ चाहिए, यूपी की जुडिशरी चाहिए। जितने भी एग्जाम की होती है वो सारी क्लासेस आप लोग को मिलती है। आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना आधार कार्ड फेस साइड बैक साइड भेजकर आगे की जानकारी लेंगे। चलते हैं डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नए साल में पहला बैच स्टूडेंटों के साथ देखते हैं कि आज जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर पहली क्लास ली गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, वो क्लास में क्या क्या बताया गया, किन किन बेसिक चीजों को बताया गया, ताकि आप लोग भी अपने एडमिशन लेकर क्लासेस से जुड़कर कॉन्स्टिट्यूशन की कंप्लीट जानकारी ले सकें। देखिए, आज जो पेपर आप लोग के लिए स्टार्ट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका सबसे पहले तो सही सही प्रोनाउंसिएशन करना सीखिए। मैक्सिमम लोग आप लोग बोलते हैं भारतीय संविधान, कुछ लोग बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आज से आप पहले इसको सीखो कि आप बोलोगे कैसे। तो आप बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलना हो तो आप बोलोगे भारत का संविधान। अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो हम ये बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान, ये किसी आर्टिकल में ऐसा कहा गया है कि कैसे हम इसको बोल रहे हैं? तो आपका आंसर होगा हाँ, आर्टिकल में कहा गया है, और वो आर्टिकल है 393। उसमें ये कहा गया कि इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसका नाम होगा भारत का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि जो हम लोग इसको संविधान कहते हैं, और अभी आगे आप पढ़ोगे कि ये सुप्रीम लॉ होती है। इंडिया में जितने भी लॉ हैं सबके ऊपर ये लॉ होता है, इसके ऊपर कोई भी लॉ नहीं होता है। यानी ये सभी विधियों में सबसे ऊपर होता है, ये लॉ सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसको सुप्रीम लॉ कहते हैं। तो जो सुप्रीम लॉ होता है, तो जो संविधान शब्द है जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है, ये होता क्या है? तो देखो, संविधान का जो अर्थ होता है उसको हम लोग बोलते हैं सम प्लस विधान। सम प्लस विधान, सम का मतलब होता है बराबर, विधान का मतलब होता है कानून। ऐसा कानून, ऐसा लॉ, ऐसी विधि जो सभी के लिए बराबर है, न किसी के लिए बड़ी, किसी के लिए छोटी, सब के लिए बराबर। यहाँ पर सबका मतलब, समान का मतलब क्या है? भारत में रहने वाले नागरिक। तो जो भारत में सभी हमारे सिटीजन्स हैं, सबके लिए बराबर बराबर कानून है। न इस कानून में, संविधान की दृष्टि में, न कोई बड़ा न कोई छोटा, न कोई ऊंच न कोई नीच, किसी प्रकार की कोई भी विभिन्नता नहीं मानी जाएगी। इसके पहले, जो संविधान के पहले क्या था, जो जो दिक्कतें थी, चाहे वो ब्रिटिश पीरियड में रही हो, चाहे वो मुगल प्रशासन में रही हो, चाहे वो लोधी, जो भी हमारे यहाँ शासन किए, सबके शासन में क्या होता था कि एक ही सिस्टम होता था, राजा प्रजा, और सारी शक्ति राजा अपने पास रख के बैठता था, प्रजा के पास कोई शक्ति नहीं होती। तो जब हम लोगों ने अपने संविधान को बनाया तो हम लोगों ने इसका चेंज किया और ये बोला कि अब ये कहलाएंगे क्या? सक्षम सरकार और नागरिक।
और जो नागरिक होगी वही सक्षम सरकार बनाएगी। सक्षम सरकार आनुवंशिकता के आधार पर नहीं बनेगी, कोई हेरिडेटी के बेसिस पर नहीं बनेगा। सबको चुनाव का सामना करना पड़ेगा। चुनाव में जो जीतेंगे वही सक्षम सरकार बनेगी। चुनाव में जो मत देने का अधिकार दिया गया वो हम नागरिकों को दिया। तो संविधान का अर्थ होता है संविधान, समान रूप में जो कानून लागू होता है पूरे भारत में उसको हम लोग कहते हैं संविधान। जैसे जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को डीप में पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें क्या क्या मना किया गया है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये मध्य प्रदेश के, ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये वहाँ के हैं, कुछ नहीं। ना आपकी जात के आधार पर भेदभाव होगा, ना धर्म के आधार पर भेदभाव होगा, ना निवास स्थान के आधार पर भेदभाव होगा, कोई भेदभाव, ना लिंग के आधार पर भेदभाव होगा। जितना अधिकार स्त्री को उतने अधिकार पुरुष को, सबको बराबर बराबर अधिकार दिए। और इसके साथ साथ ये कहा गया कि जिन लोग शुरू से अधिकार विहीन रहे, जिनको अधिकार नहीं मिला, जिनका शोषण हुआ, जो समाज की मूल धारा में नहीं आ पाए, जो पिछड़ गए, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई कि इनको ऊपर उठाने के लिए इनको क्या करो, अलग से आरक्षण की व्यवस्था कर दो ताकि ये लोग भी समाज की मूल धारा में आ जाए और ये भी समाज में उसी तरह दौड़ सके, इसी तरह समाज की गतिविधियों में शामिल हो सके जैसे अन्य लोग। तो उनके लिए कैटेगरी बनाई गई कि अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास। इसके बाद वुमेन्स, जो 4 लोग पिछड़े थे जिनको हम लोग अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और महिला के नाम से जानते हैं, ये लोग समाज की मूल धारा में बहुत पिछड़ी हुई थी। तो सबको आगे किया गया और फिर ये व्यवस्था हो गई कि अब सब लोग बराबर बराबर अधिकार पा गए हैं और सब लोग अब समाज की मूल धारा में जुड़ो। तो देखो, जब आपसे पूछा जाए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है इस कानून का नाम। इस कानून का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं भारत का संविधान। कभी इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मत बोलना, भारतीय संविधान मत बोलना। ये बात कही कहाँ गई है? आर्टिकल नंबर 393, 393 में। फिर दूसरी बात हमने आपको बताया कि जो संविधान होता है जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या होती है। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है समान, विधान का मतलब होता है लॉ, कानून। ऐसा कानून जो किसी भी लोगों के बीच में ना कोई भेदभाव करता है, जाति, धर्म, लिंग, कोई भेदभाव नहीं, सब लोग बराबर बराबर हैं। तो ये कहा गया, जब ये कानून इतना अच्छा है तो ये कहा गया ये भारत के सभी कानूनों में सबसे। संविधान तो वैसे हम लोग का 1950 से लागू हुआ। 1950 के पहले भी ढेर सारे कानून लागू थे, वो आज भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब बंद हो गए हैं। हम लोग सीपीसी पढ़ते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, वो तो 1908 का है, आज भी लागू है। हम लोग बहुत से कानून पढ़ते हैं, एनआई एक्ट पढ़ते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं। ढेर सारे एक्ट ऐसे हैं जो संविधान के पहले से बने हुए हैं, वो आज भी चल। इसके लिए एक अलग से नियम बनाए, उसको कहते हैं आर्टिकल नंबर 13, अनुच्छेद नंबर 13। देखो, जो अनुच्छेद नंबर 13 है, आर्टिकल 13 है, उसमें 4 क्या नाम है, क्लास हैं, 4 खंड है। पहला खंड उसका कहता है 13 का 1 कि भारत के संविधान बनने के पहले जो जो कानून भारत में लागू थे उनकी चेकिंग की जाए, तो चेक किया जाए वो जो पूर्व वाले कानून हैं, अगर उसका कोई भी प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को ब्रीच कर रहा है, हमारे संविधान के उपबंधों को ब्रीच कर रहा है, तो पुराना वाला कानून का वो प्रोविज़न बदल दिया। संविधान नहीं बदला जाएगा, बल्कि जो पार्ट पुराने वाले कानून का जो हिस्सा भारत के संविधान के विपरीत है, भारत के संविधान के उपबंधों का उल्लंघन कर रहा है, वो पार्ट को हटा दिया। नंबर 1 चीज़, 13 का 1। 13 का 2 कहता है कि संविधान बनने के बाद अगर हमारी सक्षम सरकार ने कोई कानून बनाया और सक्षम सरकार ने जो कानून बनाया वो कानून ऐसा है जो भारत के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर, फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर, तो 13 के 2 में, 13 के 2 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये राइट्स दिया गया है कि जब कभी ऐसा कोई कानून बनाया जाए इसके द्वारा जो हमारी सरकार है, हमारी सक्षम सरकार है, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो जो हमारी न्यायालय है उनको ये अधिकार दिया गया है, आप उस कानून को क्या करो, जुडिशियल रिव्यू कर दो, न्यायिक पुनर्विलोकन, और उस कानून को आप नल एंड वाइट कर दो, नल एंड वाइट कर दो। ठीक। 13 का 3, 13 के 3 में कहा गया व्हाट इज लॉ।
विधि क्या है? तो ये कहा गया कि लॉ क्या है, विधि क्या है? विधि को हम अनेकों नाम से जानते हैं। विधि को, लॉ को हम अनेकों नाम से जानते हैं। उसको हम लोग एक्ट कहते हैं, अधिनियम। उसको हम लोग रेगुलेशन कहते हैं, विनियमन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रीटी, क्या नाम है, वो कस्टम कहते हैं, रूढ़ियाँ। तो जो हम लोग अधिनियम बनाते हैं, जो हम लोग रेगुलेशन बनाते हैं, जैसे यूपी पुलिस रेगुलेशन, यूपी के एपी में पढ़ना पड़ता है, या जो हमारी कस्टम चली आ रही है, जो रूढ़ियाँ चली आ रही है, जिसको हम लोगों ने आज भी अपनाया हुआ है, वो रूढ़ियाँ विधिमान्य हो गई हैं, वो भी क्या है, हमारा विधि। जो हमारी सक्षम सरकार ऑर्डिनेंस जारी करती, अध्यादेश जारी करती है, वो भी क्या है, लॉ है। जो लॉ के अकॉर्डिंग रूल्स बनाए जाते हैं, वो क्या है, वो भी लॉ है। जो लॉ के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन निकाली जाती है, वो भी लॉ है। तो अनुच्छेद नंबर 13 के 3 में कहा गया है व्हाट इज। फिर ये कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं आर्टिकल 368 में, वो कभी भी लॉ की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का उसका अलग से नाम होता है। तो ये व्यवस्था इसलिए बना दी गई है कि संविधान के बनने के पहले अगर कोई कानून है, वो भी संविधान का उल्लंघन न करे। संविधान के बनने के बाद अगर हमारी सरकार कोई कानून बनाती है, वो भी संविधान का उल्लंघन न करे। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, अब सबसे बड़ा कानून कौन? तो सबसे बड़ा कानून भारतवर्ष में है, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। कहने को हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ द नेशन होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वो भी संविधान के उपबंधों से बंधे होते हैं। वो संविधान के एक भी उपबंध के उल्लंघन का काम नहीं कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद नंबर 60 में हमारे भारत के राष्ट्रपति महोदय इस बात की शपथ लेते हैं कि हम संविधान के उपबंधों की रक्षा करेंगे और लोक कल्याणकारी कार्य करेंगे। और कभी भी अगर ऐसी स्थिति आती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे जो हैं वो संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करते हैं, तो हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61 में उनको महाभियोग, इम्पीचमेंट लगा के हटा। वो भी संविधान के उपबंधों के ऊपर नहीं है। ठीक। राष्ट्रपति महोदय, संविधान के उपबंधों के अनुसार उनका निर्वाचन होता है, उनका निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है, जिसको हम लोग आर्टिकल 54, 55 में, संविधान का अनुच्छेद कहता है कि जो राष्ट्रपति होंगे वो 5 साल के लिए, बस 5 साल के बाद वो प्रत्याशी तो फिर बन सकते हैं, फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव का सामना कर 5 साल के लिए। पहले जो हमारे राजा महाराजा होते तो कितने दिनों के लिए होते थे? पीढ़ी दर पीढ़ी सर लगातार लगा जब तक जीवित रहते थे। उसको हम लोग बोलते थे मौर्य काल, मौर्य डेंसिटी। गुप्त काल, गुप्ता डेंसिटी। वर्धन काल, वर्धन डेंसिटी। राजपूत काल, मतलब काल चलता था, पता चलता था कोई 100 साल, कोई 50 साल। फिर हम लोग पढ़ते मौर्य काल, पता चलता था ढेर सारे शासक। फिर अंग्रेज, क्या ब्रिटिश काल, ब्रिटिश शासक। अब कोई ऐसा आपको मिलता है? आरोप लगता है कि कांग्रेस ने 60 साल शासन किया, आरोप लगता है। इसका आंसर सुन लो, गलती मत करना। आप लोग को राजनेता नहीं बनना है, आपको बोलना है सरासर गलत। कांग्रेस ने जो शासन किया वो पीढ़ी दर पीढ़ी किया कि चुनाव लड़के किया? चुनाव लड़के। बताइए। नेहरू, नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर हुए तो उनके परिवार का कितने लोग राजनीति में थे? नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर हुए तो कौन कौन से उनके परिवार का व्यक्ति था? किसी स्टेट का गवर्नर या कोई मिनिस्टर? इंदिरा गांधी जी कोई मंत्री भी नहीं थी, नोट कर लो। श्रीमती इंदिरा गांधी नेहरू जी की कैबिनेट में कोई मिनिस्टर नहीं, जान लो। इसके बाद नेहरू जी की डेथ हुई, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के कैबिनेट में तब इंदिरा गांधी सूचना एवं प्रसारण मंत्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जी गांधी परिवार के थे? नहीं। इसके बाद जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो जो उनके बेटे संजय गांधी या जो राजीव गांधी थे, कोई मिनिस्टर थे? दोनों कुछ नहीं थे, कुछ नहीं थे। इंदिरा गांधी की डेथ हुई, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हुए, तो प्राइम मिनिस्टर जो हुए चुनाव लड़कर आए कि जबरदस्ती बैठ गए? चुनाव लड़के आए। तो जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो गांधी परिवार के कितने लोग थे उसमें मिनिस्टर? एक भी नहीं, सिंगल नहीं। इसके बाद जब फिर से कांग्रेस वापस आई तो गांधी परिवार का कौन बना प्राइम मिनिस्टर? कोई बना? पीबी नरसिंह राव बने। नहीं बने। तो पीबी नरसिंह राव गांधी परिवार के थे? नहीं। फिर कांग्रेस जीत कर आई 2004 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हुए, तो कोई गांधी परिवार का उसमें मिनिस्टर था? नहीं था। 2009 में फिर कांग्रेस जीत कर आई, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह बने, गांधी परिवार का कोई मिनिस्टर था?
अब आपको संवैधानिक आंसर पता चल गया, तो आप भावना में बह के उल्टे सीधे आंसर मत दीजिए। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत में अब आनुवांशिकता के आधार पर सब बंद कर दिया। सबको चुनाव का सामना करना पड़ेगा और बड़े से बड़े नेता भी चुनाव हारते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी जो देश के प्रधानमंत्री थे वो भी चुनाव हारे थे। इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी थी। क्यों? सारी शक्तियां जनता में दे दी। ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता। देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कितने तरह के प्रश्न आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, पीटी में। सबसे पहले आप लोग को जो पकड़ बनानी है वो आर्टिकल्स पर अनुच्छेदों पर। आपको जितनी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आगे क्लासेस में बताए जाएंगे वो आपके जबान पर याद होने, आपको बिल्कुल वो याद होनी चाहिए, आर्टिकल भूलना नहीं है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे आर्टिकल, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 पे जो केसेस हैं दो तरह के, एक लीडिंग केसेस जो ऑलरेडी हो चुके हैं संविधान में, जैसे केशवानंद भारती का केस, मिनरवा मिल्स का केस, मेनका गांधी का केस। ये सब केसेस आपको मालूम होने चाहिए किस ईयर का है, किस केस में क्या डिसीजन दिया गया, ये आपके पास एक डिटेल्स होना चाहिए केसेस के। इसके बाद जो करंट केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन से जो नवीनतम वाद आते हैं वो आपको मालूम होने। फिर 4th नंबर पर आपके पास नॉलेज होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब तक संविधान में कितने संशोधन होते, जो संशोधन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अमेंडमेंट होते हैं आर्टिकल 368 में, तो आपको पास मालूम होना चाहिए अब तक कितने अमेंडमेंट हुए। तो फूल बाबू कितने अमेंडमेंट हुए अब तक, कितने संशोधन हो चुके अब तक? 106 सर। क्या है 106 नंबर का? ये सर 370 रिगार्डिंग है सर। 370 के रिगार्डिंग। जी ये जो कश्मीर वाला जो है वो वाला मुद्दा से। क्यों डरा रहा है क्लास को? हमको भी कोई डरने सॉरी वाला सर। नहीं है। रोशन कितने कॉन्स्टिट्यूशन अब तक हो चुके अमेंडमेंट? जी 106-7 हुए हैं। 106 7 7 चल रहा है रास्ते में, अभी पहुंचा नहीं है क्या 7? एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे सर। तो पहला बता दो कब हुआ था, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1952 में। और वो क्या हो गया था, क्या मैटर आया था, क्या उसका प्रोविजन? नहीं पता सर, आम चुनाव के लिए। आम चुनाव। चलो अरविंद कुमार मिश्रा, अब तक कितने संशोधन हो जी गए? सर। सर अभी तक 106 संशोधन। तो पहला कब हुआ था? पहला 1952। क्या हो गया था? सर जहां तक मुझे याद है कि आम चुनाव को लेकर के हुआ था। आप तो उस समय थे भी नहीं, आपका जन्म भी नहीं, नहीं सर, जन्म तो भी नहीं हुआ था, इसीलिए आपको लेकिन ठीक से याद नहीं है। चलिए हाँ याद भी नहीं है। हाँ, चूंकि आपका जन्म नहीं हुआ था ना। जी जी सर। चलिए। सज्जाद, पहला संशोधन क्या हुआ था? भास्कर, पहला सर संशोधन? 9वीं अनुसूची जो 9वीं सर अनुसूची जोड़ी, 9वीं अनुसूची ईयर क्या था? 1951। 51। तो देखो आप लोग को क्या करना है कि दो तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ने हैं। एक तो जो ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे पहला है, 7वां है, 11वां है, ये सब एक एक करके पढ़ना है जो जो इम्पोर्टेंट है। एक तो वो सीरीज को कंप्लीट करना है, दूसरा आपको कंप्लीट करना है क्या, जो नवीनतम होते हैं। 106 संशोधन हुए। 106 नंबर का जो संशोधन था इसमें यह कहा गया कि लोकसभा, विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को 1/3 रिजर्व। ठीक, क्या ये लागू हो गया? ईशा अरमान, ईशा ये लागू हो गया 106 नंबर का संशोधन, महिलाओं का आरक्षण मिलने लगा? नहीं सर अभी नहीं। लोकसभा में, विधानसभा मिलने लगा? नो सर। नहीं सर अभी नहीं मिल आप लोग को अभी। तो बताने दीजिए जरा, नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत है, क्या आड़े आ रहा है? सर ये आइडिया नहीं है। अक्सरा 106 नंबर में जो महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा में आरक्षण दिया गया है सीटों का, तो क्या ये मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा? नहीं पता। नहीं मिल रहा है सर। मिल रहा है? नहीं। नहीं तो क्यों नहीं मिल रहा है? तो फायदा क्या मिला बनाने से? प्रिंस, मिलना शुरू हुआ? नहीं सर अभी नहीं मिल रहा है क्यों नहीं मिल रहा है? सर। एक सदन में शायद पास हुआ है, एक सदन में नहीं हो पाया। तो संविधान संशोधन अधिनियम बन गया? भिड़ाते बहुत हो आप लोग, कहीं भिड़ जाए सरहा कर दे। चलो अब्दुल, नहीं पता है सर। आरपी सिंह, लिमिटेशन आरपी सिंह,
नहीं सर। सामने आइए, कहा है पीछे भागते हैं? ये कब से योगेंद्र लागू क्यों सर नहीं वो हुआ? सर वो जनसंख्या गणना करानी है 2026 में सर, उसका हम्म, परिसीमन होगा तब लागू होगा सिर्फ सर। हाँ, ये कहा गया है कि पूरे भारत में जनगणना नहीं हुई है 2011 के। 21 में होनी थी, 21 में कोविड का दौर आ गया, तो 2026 में पहले जनगणना होगी, 2027 में जब डाटा आ जाएंगे, परिसीमन हो जाएगा, तब लागू। क्या आपके पास ये आंसर हो? ये आपके पास क्वेश्चन आए थे सर ईआईबी में। वो तो हर समय आएंगे, आगे भी आएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जैसे ये मालूम होना चाहिए, कहने को तो 106 नंबर का संशोधन हो गया, लेकिन 106 नंबर का संशोधन लागू नहीं। और कोई ऐसा संविधान संशोधन आप बता सकते हैं जो नहीं लागू हुआ हो? और भी कोई ऐसा है जो संशोधन तो हुआ लेकिन उसको लागू नहीं किया गया? ऐसे ही आपसे क्रॉस क्वेश्चन में आप लोग से आंसर पूछ। मयंक, ऐसा कोई संविधान संशोधन है जो लागू नहीं हो पाया अभी तक? लाइब्रेरी में हो कि घर में हो आप? चलिए, हो सकता है वीरेंद्र, सर घर पे हैं। ऐसा टाइम लगा रहे हैं। वीरेंद्र, ऐसा कौन सा संविधान सर संशोधन है जो नहीं लागू किया गया? सर देखो, याद नहीं है जब सर। इसका आंसर है 99th, 99 नंबर। देखो, जो 99 नंबर का संविधान संशोधन था, उसमें यह कहा गया था कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट होगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, अब कोलेजियम सिस्टम के द्वारा नहीं हो, अब कोलेजियम सिस्टम के द्वारा नहीं होगा, बल्कि जो इनका इलेक्शन होगा, वो इनका जो क्या नाम है अपॉइंटमेंट होगा, वो एक कमेटी करेगी, कमेटी बनाई गई है, वो करेगा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। इसको क्या हुआ था कि ये इस पर एक केस आया था, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। देख लो जल्दी से फटाफट। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस आया था, जिस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 99th अमेंडमेंट को क्या कर दिया, नल एंड वाइट कर दिया, असंवैधानिक घोषित। जिस कारण सर केस एक बार बोल लिखे दीजिए। ना, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने 99 अमेंडमेंट था, 99 नंबर का, उसको नल एंड वाइट कर दिया। तो ऐसे आपको क्या करना है, अपनी स्टडी को करना है, आर्टिकल्स पे पकड़ बनानी है, केस लॉ पर पकड़ बनानी है, लीडिंग केस पर पकड़ बनानी है, अमेंडमेंट पर पकड़ बनानी है, और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट और प्रोविजन है उस पर पकड़। इतना अगर आप करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ में भी सही हो जाएंगे और लॉ के पेपर में भी सही हो, ठीक है। अब देखो क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें के कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनकी हमको स्टडी करनी है। देखिए आप लोग सिलेबस, नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। नंबर 2, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विशेषताएं। तीसरा, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रकृति। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। नेक्स्ट, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सर एक बार 4 नंबर कहिए, फंडामेंटल ऑफ। राइट, हिंदी में लिखे राज्य की नीति के निदेशक तत्व। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। नेक्स्ट, पार्लियामेंट, संसद। संसद के आगे डैश लगा लीजिए। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
तथा उसकी मंत्रिपरिषद नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय तथा लोअर कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ द लॉ विधि निर्माण की प्रक्रिया, नेक्स्ट, राज्य का विधानमंडल, गैस लगाइए, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, तथा उनकी मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट, अध्यादेश जारी करना, कैसे, राष्ट्रपति द्वारा ऑब्लिक राज्यपाल के द्वारा। इंग्लिश में क्या लिखेंगे सर? अध्यादेश जारी करना। ऑर्डिनेंस इशू करना बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और बाय गवर्नर। नेक्स्ट, इमरजेंसी प्रोविजन आपातकालीन उपबंध। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेटेस्ट पोजीशन। नेक्स्ट, कमीशंस आयोग। आयोग में लिखिए नंबर 1 पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग। इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग। नेक्स्ट, अगला नंबर शेड्यूल्स अनुसूचियां। और लास्ट में आप पढ़ोगे केसेस। देखो इतना अगर आप लोग तैयार कर लोगे अच्छी तरह से तो किसी भी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएगा लॉ के पेपर में। और अगर जिस स्टेट में जनरल स्टडीज़ आती है तो जनरल स्टडीज़ में इसको बोला जाता है पॉलिटी। देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब छोटी क्लास से पढ़ा जाता है, जो 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे पढ़ते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? सोशल साइंस। सोशल साइंस CBSE में ICSE बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। जब इसको 11, 12 में पढ़ा जाता है तो इसको बोला जाता है सिविक्स। सिविक्स नागरिक शास्त्र। जब इसको ग्रेजुएशन में पढ़ा जाता है BA में, MA में, तब इसको बोला जाता है पॉलिटिकल साइंस। जब इसको LLB में पढ़ा जाता है तो बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। तो ये इस तरह की इसकी यात्रा होती है। छोटी क्लास के बच्चे भी 6, 7, 8 वाले भी पढ़ते हैं, लेकिन वो सोशल साइंस के नाम से। ठीक है, देखो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग नहीं मालूम रहती। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद में और शेड्यूल्स में क्या अंतर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स। सेक्शंस और आर्टिकल्स में क्या अंतर है, धारा और अनुच्छेद में क्या। इसके साथ साथ जो हम लोग केसेस पढ़ते हैं
तो केसेस में क्या आता है, कहीं प्रिवी काउंसिल आता है, कहीं पे हाउस ऑफ लॉर्ड आता है, कहीं पर हम लोग पढ़ते हैं तो इस पे फेडरल कोर्ट का नाम आता है, कहीं पर सुप्रीम कोर्ट का नाम आता है, कहीं पर हाई कोर्ट का नाम आता है। तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उसकी तो जानकारी हमको मिल जाती। क्वेश्चन ये होता है कि जो प्रिवी काउंसिल, पीसी लिखा रहता है, प्रिवी काउंसिल ये कौन सी कोर्ट है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो कौन सी कोर्ट है, जो फेडरल कोर्ट थी वो कौन सी कोर्ट थी, इनका लोग का जुरिस्डिक्शंस क्या था, कब कौन सा मैटर ब्रिटिश पीरियड में हाउस ऑफ लॉर्ड में जाता था, कौन सा मैटर प्रिवी काउंसिल में जाता था, कौन सा मैटर हम लोग फेडरल कोर्ट में लाते। ये सब चीज़ें आज हम आप लोग को सिखा देते हैं ताकि जो नेक्स्ट क्लास रहेगी तो आप लोग को जो सिलेबस हमने नोट करा है उसके अकॉर्डिंग चले। देखो सबसे पहले जुडिशल सिस्टम हमारे क्या क्या था शुरू से लेके आज तक। देखो जो जुडिशल सिस्टम है जिसको एलएलबी में पहले लीगल हिस्ट्री के रूप में पढ़ाया जाता था। लीगल हिस्ट्री का नाम होता था संवैधानिक इतिहास। तो पूरी चीज़ें वहाँ पर बेसिक फॉर्म में एक एक करके बताई जाती। तो आप लोग को भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले अब लोग के यहाँ जो जुडिशल सिस्टम था और ख़ासकर ब्रिटिशर्स आने के पहले, अंग्रेज़ों के आने के पहले हमारा जो जुडिशल सिस्टम था वो सिस्टम जो था वो कोडिफाइड, संहिताबद्ध नहीं। और जब कोडिफाइड नहीं था तो जजेस का कोई वहाँ पर रोल नहीं था। जो जजेस होते थे, न्यायाधीश होते थे, वो कोई ज़रूरी नहीं था कि उनको लॉ का जानकारी हो और वो क्या नाम है राजा महाराजाओं के कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम करते। अधिकांश हमारे जो राजा महाराजा होते थे वो खुद ही निर्णय कर देते थे किसी भी मामले को। तो जो राजा महाराजा अपने सिंहासन पर बैठ के कोई निर्णय करते थे, किसी को सजा देते थे, किसी को राज दरबार से निकाल देते थे, किसी को पुरस्कृत करते थे, तो उनके पास ग्राउंड्स क्या होता था, किस आधार पर करते थे। कोई आर्गूमेंट सुनते थे, कोई बैरिस्टर एडवोकेट होता था, किस आधार पर। तो जो राजा के मंत्रीगण जो उनके सभा में बैठे हुए लोग, उनकी सिफारिश, जो राजा के दरबार में 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग जो भी बैठते थे, उन्होंने जो भी रिकमेंडेशन कर दिया उसी रिकमेंडेशन को राजा ने क्या कर दिया। तो जिसको सजा हुई, कुछ हुआ, वो अपील कर सकता था, रिवीजन कर सकता था। नहीं सर। क्यों? जब हमारे यहाँ मोनार्की थी, राजतंत्र था, तो ये बोला जाता था राजा कौन है, राजा किसको माना जाता है, जो रानी के पेट से पैदा होता था वो राजा हो गया। गॉड अरे ये हो गया। भगवान के समान मानते थे। भगवान के समान। ये कहा जाता था कि राजा से कोई गलती नहीं होती, राजा ईश्वर का अंश होता है। जो भी हम धर्म थे उसको चाहे खुदा का अंश कह लो, चाहे रब का अंश कह लो, चाहे ईश्वर का अंश कह लो, जो भी कह लो। तो जब वो राजा भगवान का रूप था तो गलती होती थी, नहीं बोलती थी। इसीलिए जो राजा महाराज, जैसे आज आप लोग क्या करते हो अपने घर में, उन मूर्तियों को, उन फोटो को उनको लगाते हो जिस धर्म के आप अनुयायी हो। पहले क्या था, पहले किसकी फोटो आप लगा, जो आपके राजा थे, जो आपके राजा थे उन्हीं की फोटो लगती थी। नेपाल में अभी भी जो नेपाल के जब के वहाँ पर भी मोनार्की लगभग ख़त्म हो गया। अभी 2-3 महीना जब गए थे समस्तीपुर, वहाँ भी गए थे नेपाल, हमने देखा सारे स्टॉल वगैरह पे वहाँ पे राजा की फोटो। तो ये कहा जाता था ये ईश्वर के अंश होते हैं, इनसे तो गलती होती नहीं। तो ये था मोनार्की का सिस्टम। जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए, अंग्रेज लोग हमारे यहाँ आए, तो चूंकि ब्रिटेन में, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन में तो बहुत पहले से लॉ डेवलप था। हमने आप लोग को एक दिन बताया भी था कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो सारा डेवलप किया है ब्रिटेन में, आया था विधि शास्त्र का सारा विकास हुआ ब्रिटेन में। तो वहाँ पर एक डायसी महोदय होते थे जूरिस्टिक, उन्होंने कहा था रूल्स ऑफ लॉ, जो देश चलेगा वो विधि के शासन से, मनमाने पूर्ण रीत से नहीं चलेगा। तो जब 1857 की क्रांति हुई, तो क्रांति के पहले क्या था, यहाँ पर मुगल सम्राट होते थे। मुगल सम्राट भी मोनार्की का पालन करते थे और वो भी उसी तरह निर्णय देते थे जिस तरह और भी राजा महाराजा देते। जब 1857 की क्रांति हुई तो जो हम लोग भारतीय थे पिछड़ गए, सामना नहीं कर पाए अंग्रेजों का। तो जब हमारी क्रांति खत्म हो गई, जो हमारा अंतिम मुगल सम्राट था वो भी पकड़ लिया गया और ले जाके रंगून में काला पानी में उसको छोड़ दिया। 1858 से जो ब्रिटिश इंडिया था उसको पूरा अपने हाथों में क्राउन ने लिया, ब्रिटेन के महारानी। तो उन्होंने जैसे ब्रिटेन में लॉ एंड ऑर्डर था, सब एक एक लॉ डेवलप किया। ध्यान रखिएगा,
सारे कानून 1858 के बाद के आए हुए हैं, उसके पहले का कोई भी कानून नहीं है, ध्यान रखें। कभी कभी आपसे कहा जाता है लॉ ऑफ टार्ट्स कब का है, तो लॉ ऑफ टार्ट जो था वो ध्यान रखिएगा 1726 ईस्वी का जरूर था, लेकिन वो लॉ ऑफ टार्ट भेजा गया था ब्रिटिश इंडिया में रहने वाले अंग्रेजों के सुख सुविधा के। जो हमारे इंडिया में आकर ब्रिटिशर्स रहते थे उसको बोलते थे प्रेसिडेंसी नगर। तो प्रेसिडेंसी नगर में जो इंडियंस थे वो हल्ला गुल्ला ना करे, शोरगुल ना करे, प्रदूषण ना उत्पन्न करें, इसके लिए प्रेसिडेंसी टाउन में लगा दिया गया था लॉ ऑफ टार्ट। ठीक, सारे कानून उन्होंने 1858 के बाद देने शुरू, जैसे हम लोग की आईपीसी बनी, पुलिस एक्ट बना, हम लोग के जितने हाई कोर्ट बने, इसके बाद हमारी सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, सारे कानून एक एक करके बनने शुरू। ठीक, जब ये कानून बनने शुरू हुए एक एक करके, तो जो कानून बने थे वो हमारे इंडियंस लोगों को पनिश करने के लिए बने थे। जो हमारा पेनल कोड था उससे कोई ब्रिटिशर्स भी कभी दंडित किया गया था? नो सर। आईपी क्या वो कभी कोई ऑफेंस ही नहीं किया 200 साल में? अत्याचार किया था उनने? कभी कोई दंडित मिला नहीं? नो सर। तो आज ये बहुत आराम से आप इसको याद कर लीजिएगा, बोलिएगा किसी भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई भी पुलिस स्टेशन पे ना कोई एफआईआर और ना कोई कन्विक्शन। जितनी भी एफआईआर कन्विक्शन थी वो किसको थी? इंडियंस को। जिसके अगेंस्ट अगर सेडेशन का बात चला, राजद्रोह का, वो कौन था? इंडियंस ही तो थे। भारतीय इंडियन थे सर। बाल गंगाधर तिलक वगैरह सब, इंडियन। भगत सिंह, कितने लोग फांसी चढ़ा दिया। तो उन्होंने जो पेनल कोड बनाया था इसलिए बनाया था कि जो हम इंडियंस हैं, एक बार इन लोगों ने 1857 की क्रांति में उपद्रव किया, तो जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, वो कितने परसेंट थे इंडिया में? जो 1858 के बाद यहाँ रहते थे 1% से भी, और 99% हम लोग। तो क्वेश्चन ये था, उनको ये डर था कि ये तो 99% है, यहीं के रहने वाले हैं, तो ऐसा ना हो फिर कहीं ये विद्रोह कर दे, और अगर फिर विद्रोह कर देंगे तब। तो इन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो भारतीय लोग रहते हैं रूरल एरियाज में, ग्रामीण अंचल में, पुलिस थाना खोल दो। थाना कहाँ खोलो? गांव में। और थाने का जो थानेदार था उसका नाम उन्होंने दिया दरोगा। लाल साफा, घोड़ा, डंडा, और बड़ा खौफ उसका। इतना खौफ है कि आज लोकतंत्र आने के बाद भी वो खौफ बना हुआ है, अभी भी खौफ बना हुआ है। ठीक, और उसको अनलिमिटेड पावर, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई टाइम ड्यूरेशन, जब चाहे तब जिसको चाहे उसको पकड़ के बंद कर दे। कब छोड़ेगा? जब उसकी मर्जी। तो ये कहा गया है कि ब्रिटिशर्स ने रूरल एरिया में खोल दिया थाना, और कहा ये कभी भी शरारत करे, कुछ भी करे, उठा के बंद कर दो। कुछ न करे, अगर ये लोग कॉन्स्पिरेसी करते तो भी उठा के बंद कर दो। ठीक, और इसके साथ जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये देखा कि जो ब्रिटिश इंडिया वो बहुत बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भाई आज का भारत आप देख लो, इंडिया देख लो, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, अफगानिस्तान देख लो, ये सब पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, बहुत बड़ा। तो ये कहा कि जो 1885 ईस्वी में 1885 में, उस समय जो लॉर्ड डफरिन थे भारत के वायसराय, ब्रिटिश इंडिया के वायसराय, तो उनसे ये कहा कि आप जो है ये भारतीयों का, इंडियंस का एक आप एक इन लोग का संगठन बनवाइए, ऑर्गेनाइजेशन बनवाइए, ताकि ये एक प्लेटफॉर्म पर आके इकट्ठा हो जाए, और जो करे वो हम लोग को पता चलता रहे। ऐसे तो छोटे छोटे समूह में करेंगे बहुत दिक्कत होगी। तो लॉर्ड डफरिन ने 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनवाया, खुद उन्होंने बनवाया। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले चेयरपर्सन थे A.O. ह्यूम, और जो वो थे W.C. बनर्जी, और जो इसके सेक्रेटरी थी O.O. ह्यूम, ब्रिटिशर्स। और ये 10 साल लगातार थे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल पूरा वर्क जो देखता है वो सेक्रेटरी देखता, सचिव, ये बने हुए थे। और ये पता लगाने के लिए कि ये लोग जब उपद्रव करे, कुछ करे, तो पता चल जाए, इनको बड़े आसानी से दबा दिया। और ये कहा गया कि इनका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर्स हैं, इनका हर साल कॉन्फ्रेंस, ब्रेक मत होने दो, कॉन्फ्रेंस कराओ, इनका सम्मेलन कराओ, और इनके बारे में पता लगाओ ये लोग क्या क्या सोच रहे। ठीक, तो ये जो हम लोग का सम्मेलन होता रहा, चलता रहा। 1905 1905 एक टर्निंग पॉइंट।
हम लोग के मूवमेंट में। 1905 में क्या हुआ कि बंगाल जो था उसका विभाजन कर दिया, डिवीज़न कर दिया, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल को ही हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं आज के समय में, और वेस्ट बंगाल आज है जहाँ पे ममता बनर्जी। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि दोनों बंगाल बहुत बड़ा है और एक गवर्नर से वो नहीं चल रहा है, तो उन्होंने प्रशासनिक आधार पर बंगाल का विभाजन। 1906 में जो हमारे भारतीय थे उनमें से जो हमारे मुस्लिम लीडर थे अलीउल्लाह खां, आगा खां, उनसे बोला कि आप लोग, ये तो कांग्रेस जो है पार्टी है, आप अपना पार्टी बनाए, तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर। 1907 में कांग्रेस का सूरत में कॉन्फ्रेंस हुआ और कांग्रेस में कांग्रेस दो भागों में टूट, गरम दल, नरम दल। जो नरम दल थे जिनको हम लोग कहते हैं लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र, ये लोग बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, ब्रिटिशर्स के साथ हम लोग अब समझौता नहीं करेंगे बल्कि इनसे क्या करेंगे, सामना करेंगे, इनका विरोध करेंगे। तो जो लोग इस गुट में आए उनको हम लोग गरम दल बोल दिए, बाकी लोग नरम। तो 1907 में ये बड़े खुश हो गए ब्रिटिशर्स कि इनको हमने तोड़ दिया। पहला इनका सारा जो मूवमेंट चलता था बंगाल से, हमने बंगाल को 2 पार्ट में तोड़ दिया, और जो इंडियंस थे इनको हमने मुस्लिम लीग में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बदल दिया, और तीसरा जो कांग्रेस थी उसको भी तोड़ दिया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि जो हम लोग का मूवमेंट था वो बहुत ही कमज़ोर हो। तब ये देखा गया है कि हमारे एक ऐसे लीडर है जो विदेशों में बहुत अच्छा मूवमेंट चला रहे, उनको बुलाया जाए। तो वो थे गांधी जी। गांधी जी 1896 में साउथ अफ्रीका चले गए थे, अपने एक व्यापारी मित्र का मुकदमा लड़ा, और वो व्यापारी मित्र ने अपने मुकदमे में ऑलरेडी 20-21 काउंसिल रखा था, गांधी जी एक्स्ट्रा थे। और वो जो व्यापारी था साउथ अफ्रीका का, वो गुजरात का था, और वो मुकदमा जीत गया। जब मुकदमा जीत गया, जितने भी उसके एडवोकेट थे सबको उसने फीस के रूप, गांधी जी को भी पैसे मिले। तो गांधी जी ने उसी पैसे से साउथ अफ्रीका में फिनिक्स डरबन एक आश्रम बनाया। फिनिक्स डरबन में, डरबन एक सिटी है, वहाँ पे एक आश्रम बनाया। इसलिए आश्रम बनाया कि वहाँ पर जो अंग्रेज़ थे, गोरे लोग थे, वो कालों को बहुत सताते थे। अफ्रीका के लोग काले काले होते थे, तो उनको जो है बहुत सताते थे, बहुत अत्याचार करते थे। ठीक, तो गांधी जी ने फिनिक्स डरबन से उनका आंदोलन चलाया, और वो आंदोलन बहुत सफल। तो जो हम भारतीय लोग थे, हम लोगों ने गांधी जी से निवेदन किया कि आप इंडिया आइए, यहाँ पर भी अपना मूवमेंट चलाइए, और मूवमेंट चला के हम लोग की भी रक्षा करिए। यहाँ पर भी अंग्रेज लोग हम लोग के साथ वही काम कर। देखो, ब्रिटिश पीरियड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आपको कोई हायर पोस्ट नहीं मिलती। आपको जो पोस्ट मिलती थी वो बहुत बड़ी पोस्ट मिलती थी, तो वो क्लर्क की मिलती थी। तो क्लर्क का प्रोसेशन लोग करते थे क्लर्क, घड़ी देख के काम कराना, 10 से 5 काम करो घड़ी देखकर, उसके बदले में आपको मिलेगा। घड़ी देख के काम कर, 10 का मतलब 10 बजे काम शुरू कर दो, 5 बजे ख़त्म। तो हम लोग को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम लोगों को, और दूसरा उन्होंने क्या किया था ब्रिटिशर्स ने, हम भारतीयों में से जो हम लोग रूरल एरिया में थोड़ा दबंग होता था, तेज होता था, उसको वो बना दिए थे क्या, ज़मींदार। आप है ज़मींदार, और आप क्या करोगे, गांव के लोगों से लगान वसूलोगे, मालगुजारी वसूलोगे, उसका 2/3 आप ब्रिटिशर्स को दे देना, 1/3 आप रखना, और आपके खिलाफ कभी भी दरोगा, पुलिस, कोई आपके घर नहीं आए। आपको पूरा संरक्षण, चाहे पीट पीट के लगान निकालो, मालगुजारी निकालो गाँव वासियों से, आपको कभी कोई पुलिस नहीं करेगी। तो हमारे ही भारतीयों में से एक उन्होंने मीडिएटर बना दिया। ज़मींदार क्या करता था, खूब जोर ज़बरदस्ती से हम लोगों से वसूली करता था। तो गांधी जी निमंत्रण पर 1915 में बुलाया गया, 16 में गांधी जी आ गए, और जब गांधी जी आ गए सबसे पहले उन्होंने साबरमती आश्रम बनाया, और साबरमती आश्रम बनाया वहीं पर बिहार के चंपारण जिले नील की खेती करने वाले किसान आकर मिले कि हम लोग नील की खेती करते इंडिगो की, और बहुत टैक्स बढ़ा दिया है, हम लोग टैक्स नहीं दे पा रहे, कुछ नहीं बच रहा है। ठीक, तो आप हम लोग का आंदोलन का नेतृत्व। तो गांधी जी ने चंपारण में नेतृत्व 1917 में, उसी से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण बनाया जो आप लोग का, जिसमें एक में मोतिहारी में रहते हैं रोशन, और बेतिया बन गया दूसरा। ठीक, तो जब गांधी जी ने नेतृत्व किया तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया
कि सबसे पहले एक कानून लाया, रॉलेट एक्ट, काला कानून। रॉलेट एक्ट में कहा गया नो कोई एविडेंस, ना कोई बैरिस्टर, बिना किसी साक्ष्य के जब चाहे तब जिसको पकड़ लो, जब चाहे तब जिसको पकड़ लो। तो रॉलेट एक्ट का 6 अप्रैल 1919 को विरोध कर रहे थे हमारे 2 स्वतंत्रता सेनानी, उन्हीं को विरोध कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, जलियांवाला बाग में विरोध हो रहा था, वहीं पर अंग्रेजों ने अपनी फौज को भेजकर गोलियां चलवाई और हमारे ढेर सारे स्वतंत्रता सेनानी जलियांवाले बाग में मारे गए। तब गांधी जी ने अपना दूसरा मूवमेंट चला, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। अब हम ब्रिटिशर्स के साथ, अंग्रेजों के साथ कोई भी समझौता नहीं करते। स्कूल जाना बंद कर दो, कचहरी जाना बंद कर दो, ट्रेन को रोक लो, सब बंद कर दो, विदेशी कपड़ों की होली जला दो, सब कुछ बंद कर दो। अब हम ब्रिटिशर्स के साथ कोई भी समझौता नहीं करें। ठीक, मूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा था चारों तरफ, क्योंकि गांधी जी जो थे वो 5 सिद्धांत के पालन करते। 5 सिद्धांत उनको थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और तो उनका और था सिद्धांत। तो जो गांधी जी का मेन सिद्धांत अहिंसा था। गांधी जी कहना था कि हिंसा कभी मत करो। तो जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उस दौरान चौरी चौरा, गोरखपुर के चौरी चौरा में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने एक थाने पर आग लगा दी। जैसे गांधी जी को पता चला, गांधी जी ने कहा असहयोग आंदोलन खत्म, वापस लिया जाए। गांधी जी से बहुत लोग नाराज हुए, मोतीलाल नेहरू नाराज हुए, चित्तरंजन दास नाराज हुए कि बापू इतना बढ़िया मूवमेंट चल रहा है, वो आपने बंद कर दिया। तो गांधी जी, चूंकि बहुत सम्मान था गांधी जी का, उन्होंने फिर देखो यहाँ पे जब गांधी जी का ये मूवमेंट खत्म होता है, तब स्वतंत्रता क्या नाम है इसमें, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, एक एक्ट बना के भेजा था, मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। हम लोगों ने इसको भी स्वीकार नहीं किया। तो इसमें यह कहा गया था 10 साल के अंदर भारतीयों को स्वतंत्रता देने के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसमें भारतीयों को भी रखा जाएगा। ठीक, तो क्या हुआ कि 1927 में ब्रिटेन में बना दिया गया साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन के नेतृत्व। और 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसमें एक भी इंडियंस नहीं था, कोई भारतीय नहीं था। तो ये कहा गया था कि आपने तो वादा किया था कि एक भारतीय रखा जाएगा, आपने किसी भारतीय को नहीं रखा। तो इसका विरोध पूरे भारत में हुआ, सबसे ज़्यादा इसका विरोध हुआ लाहौर में। और जो लाला लाजपत राय थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, वो पुलिस की लाठियों से, पड़ने से, पीटने से उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु होने पर अब जवाहरलाल नेहरू आते हैं स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। इसके पहले मोतीलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये कैम्ब्रिज से पढ़कर आए थे, बैरिस्टर थे, इन्होंने कहा कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2 शर्तों पर ज्वाइन करेंगे। शर्त नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन हो लाहौर में हो, जहाँ पर लाला लाजपत राय की लाठियों से मृत्यु, क्योंकि यहाँ मैं बहुत बड़ा एक आंदोलन शुरू करूँगा। और दूसरा कहा गया कि मुझे चेयरमैनशिप दी जाए, ताकि मैं नेतृत्व करके मैं उस काम को कर सकूं जो मैं सोचना चाहता। तो चूँकि उस समय हम लोग की स्थिति बहुत ख़राब थी, हम लोगों ने सब स्वीकार किया। तब नेहरू जी ने 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया। स्वतंत्रता दिवस, पहला स्वतंत्रता दिवस। और नेहरू जी ने आंदोलन किया पूर्ण स्वराज, हम लोग को पूर्ण स्वराज चाहिए। और पूरे भारत में बोला कि 26 जनवरी 1930 को अब हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएं। चलता रहा। इसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया, 1930, 1931, 1932। 1930 में गांधी जी नहीं गए, क्योंकि गांधी जी ने उस समय अपना दूसरा आंदोलन स्टार्ट कर दिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, जिसमें उन्होंने साबरमती आश्रम से लेकर और नमक का वो किए थे, नमक सत्याग्रह, दांडी गांव में जाकर नमक बनाए थे। हाँ, तो इसलिए गांधी जी उसमें नहीं गए। 1931 वाले में गांधी जी गए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, लेकिन वहाँ पे गांधी जी को कोई स्वतंत्रता के बारे में बात नहीं किया गया, बल्कि उनको अपमानित किया गया। तो गांधी जी जब वापस आ गए तो उन्होंने कहा कि अब हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं। 1932 में अंग्रेजों ने फिर दूसरी चाल चली कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उसमें जो ग्रामीण अंचल में हमारे साथ दलित पिछड़े वर्ग जुड़े थे उनको भड़काया
बोला आप लोग आंदोलन में लगे रहते हो, ठीक है ना, अब आपको तो ये अछूत कहते हैं, आपको तो छूते नहीं, आपको तो ये नीची जात का मानते हैं। तो वो हमारे आंदोलन से अलग। तब गांधी जी ने पूना में डॉक्टर अंबेडकर से पैक्ट किया, पूना समझौता। और पूना समझौता में गांधी जी ने अपना संबोधन किया कि आप लोग अछूत नहीं हो, आप लोग नीची जात के हो, आप लोग हरिजन हो। हरिजन, हरि मतलब विष्णु भगवान, जन मतलब संतान। और गांधी ने कहा जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं हरिजन पत्रिका का संपादन करता आपके लिए, आपकी लड़ाई के लिए मैं संपादन करता रहूंगा। तब जो हम लोग से अलग हुए थे वो वापस आए। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया ब्रिटेन के द्वारा, इसमें हम लोग को पूरी स्वतंत्रता देने की बात कही गई, लेकिन जो सबसे बड़ी मुसीबत थी पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं, पूर्ण स्वराज की बात। उनका ही कहना था प्रधानमंत्री पद आप ले लीजिए, चीफ ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, चीफ ऑफ द गवर्नमेंट होगा, नेशन होगा, वो ब्रिटेन की क्राउन होगा। क्योंकि नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की बात कही थी, हम लोगों ने उसको मना कर, हम लोगों ने उसको नहीं लिया। जब सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ गया, 2 वर्ल्ड वार हुए, एक 1914 से 1919 और दूसरा हुआ 1939 से। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो था बड़ा भयानक था। ठीक, सेकेंड वर्ल्ड वार जब अपने पीक पर था, 6 साल लड़ते 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 लड़ते, तो 1945 में विश्व के सभी प्रमुख राष्ट्र इकट्ठा हुए, 50 राष्ट्र, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, ये तय करने के लिए अब आंदोलन को, ये जो क्या नाम है विश्व युद्ध हो रहा है, इसको किसी तरह रोका जाए। 50 राष्ट्रों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था संयुक्त। अमेरिका के राष्ट्रपति थे डी रूजवेल्ट। डी रूजवेल्ट ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा संयुक्त यूनो। बाद में पोलैंड बोला हम भी इसके मेंबर, पोलैंड भी मेंबर। तो देखो जो यूनो के क्या नाम है ओरिजिनल मेंबर है 51, उसमें हम भी थे, ब्रिटेन भी था। ब्रिटेन का नाम ब्रिटेन था, हमारा नाम था ब्रिटिश इंडिया। हम लोगों का देश का नाम था ब्रिटिश इंडिया, और ब्रिटेन का तो अपना नाम ब्रिटेन था। तो जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर बना था, उसका आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1 कहता है कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को गुलाम नहीं बना, कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को गुलाम नहीं बना। और देखो जो हम लोग का मूवमेंट था, आंदोलन था, उसमें अधिकांश लोग बैरिस्टर, अधिकांश लोग जो थे उसमें बैरिस्टर थे। नेहरू जी बैरिस्टर, सच्चिदानंद सिन्हा बैरिस्टर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैरिस्टर, गांधी जी बैरिस्टर, ठीक। और बिहार के इस मैक्सिमम लोग थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इन लोगों ने क्या किया, जो यूनो का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, उसमें ये कंप्लेन किया यूनो के हेडक्वार्टर में कि जब कोई राष्ट्र किसी को गुलाम नहीं बनाएगा तो ब्रिटेन हमको क्यों गुलाम बनाए। विधिक लड़ाई, तो आप लोग और पढ़ते हो तो अपने जगह पढ़ते रहो। तब ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ 1945 में। ब्रिटेन में जो नई सरकार आई वो लिबरल पार्टी की, उदारवादी, और प्राइम मिनिस्टर बने क्लेमेंट एटली। तो क्लेमेंट एटली ने अपने कैबिनेट के 3 लोगों को चुना और एक कैबिनेट मिशन बनाया, और उनसे कहा कि आप जाइए और भारतीयों से बात करिए और उनको स्वतंत्रता देने की तैयारी करें। तो जो कैबिनेट मिशन बना उसके चेयरमैन थे पैथिक लॉरेंस, तो इसके मेंबर्स थे A.V. अलेक्जेंडर, और दूसरे इसके मेंबर थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। जब तीनों लोग इंडिया आए 1946 में, तो जो हमारे मूवमेंट चलाने वाले लोग थे उनसे ये कहा कि एक देश को चलाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, एक सक्षम सरकार, कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट, और दूसरा कानून। आपके पास कोई सरकार है, आपके पास कोई कानून है, आपका तो कोई कानून है नहीं। तब हम लोग को ये बात चुभी कि बात तो सही है, हम लोगों ने अपना कोई कानून ही नहीं बनाया अभी। तब जो है उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड बबेल, उन्होंने 2 सितंबर रात्रि में नेहरू सारे इंडियन लीडर्स को बुलाया, नेहरू जी की चेयरमैनशिप में एक गवर्नमेंट फॉर्म, ये ओथ लेते बच गया 3-4, इसीलिए 2 और 3 की रात बोला। तो नेहरू जी को इंटरिम गवर्नमेंट का मुखिया बनाया। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मत बोलिएगा, क्योंकि उस समय कोई प्राइम मिनिस्टर शब्द था ही नहीं, संविधान था ही नहीं। और ये कहा गया आप लोग की हम गवर्नमेंट बनवा दे रहे हैं, वायसराय ने बोला, अब आप लोग अपना कानून बनाइए, संविधान बनाइए। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश इंडिया में संविधान सभा का चुनाव, 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट। तो ये कहा गया पूरे ब्रिटिश इंडिया में
भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जो भी उस समय ब्रिटिश इंडिया के हिस्से थे, पूरे ब्रिटिश इंडिया में चुनाव कराए। 389 लोग चुनकर आए और ये कहा गया ये 389 लोग मिलकर अब अपना संविधान बना। अब ये 389 लोग मिलकर अपना संविधान, तो ये 389 लोग जो थे हमारे संविधान सभा से चुनकर आए थे, उन लोगों ने अपनी पहली बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन बुलाई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस जो संविधान सभा की पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को, उस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष। ये पहले आप एक मीटिंग हो जाए फिर हम लोग परमानेंट अध्यक्ष को चुनेंगे। लेकिन पहली मीटिंग में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। ये कहा कि ये तो भारत के लिए संविधान बनने जा रहा है, हम लोगों ने तो पहले से मांग कर रखी है, हमारा एक दूसरा राष्ट्र होगा, 2 राष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, दूसरा राष्ट्र हम लोगों ने पाकिस्तान नाम दे रखा। ठीक है, फिर इसका सच्चिदानंद सिन्हा बीमार हो जाते हैं। 11 दिसंबर को फिर दूसरी बैठक होती है, जिसमें सबसे पहले कहा गया कि स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, जो आपके राष्ट्रपति भी आगे बने, उनको स्थायी अध्यक्ष। 2 दिन के बाद फिर बैठक रखी 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर को जो नेहरू जी थे, उन्होंने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव। क्या उद्देश्य है ये संविधान सभा, क्यों मीटिंग हो रही है, इसका उद्देश्य भी तो होना चाहिए। तो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव में जो आगे चल के आपकी उद्देशिका बन गई, प्रियम्बल बन गई। तो नेहरू जी ने अपने उद्देशिका में ये कहा कि जितने भी हम लोग से सुपीरियर देश है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, इटली है, उन देशों के संविधान की एक एक अच्छी अच्छी चीज़ों को लीजिए और इसके लिए क्या करिए, समितियां बनाइए, उप समितियां बनाइए। हमारी जो समितियां बने वो वहाँ जाए, रहे, वहाँ का संविधान देखे, पढ़े, उसको नोट करे और ले आए। ठीक, तो 13 दिसंबर के बाद ढेर सारी समिति, मूल अधिकार समिति, राज्य की नीति निर्देशक समिति, आपातकालीन समिति, संविधान संशोधन समिति, राष्ट्राध्यक्ष समिति, सारी समितियां बनाई। और जो उस समय का हमसे बेटर देश था, वहाँ के संविधानों के लिए भेजा गया। कि आप देखिए जर्मनी में हिटलर का शासन था, कैसे कंट्रोल होता था। आप जाइए ब्रिटेन देखिए, वहाँ पर कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होती है। साउथ अफ्रीका जाके देखिए कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे अमेंडमेंट होते। तो सारी कमेटियों को वहाँ पर भेजा गया। तो जो कमेटियाँ थी, जब अपनी रिपोर्ट ला के देती गई। ठीक, और हम लोग के संविधान बनने में 3 स्पीच, 3 वाचन, 11 कॉन्फ्रेंस, 11 सम्मेलन और 105 बैठकें, मीटिंग हुई है। 3 स्पीचेस, 11 कॉन्फ्रेंस और 105 मीटिंग पूरे संविधान। तो जब सारा रॉ मटेरियल आ गया तो ये हुआ कि अब इसको सिस्टमेटिक कौन करेगा, तो क्रमबद्ध कौन करेगा। तो ये कहा गया एक ड्राफ्टिंग कमेटी एक बनाइए, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ड्राफ्टिंग कमेटी को प्रारूप समिति। संविधान को ड्राफ्ट तो करिए। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो क्या क्या ड्राफ्ट कर दिया। जब ड्राफ्ट कर दिया तो ये हुआ, इस कॉन्स्टिट्यूशन जो ये ड्राफ्ट करके आया है, इसको लिखेगा कौन। तो ये हुआ कि इस समय सबसे अच्छी हैंड राइटिंग किसकी है। तो ये हुआ कि जो सबसे अच्छी हैंड राइटिंग है उनको बुलाया जाए। तो जो उस समय सबसे अच्छी हैंड राइटिंग रखे थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, उनसे कहा गया कि आप अपने हैंड राइटिंग में इस कॉन्स्टिट्यूशन की एक अंग्रेजी प्रतिलिपि और एक हिंदी प्रतिलिपि, अंग्रेजी प्रतिलिपि ब्रिटेन के क्राउन को देनी है और हिंदी प्रतिलिपि यहाँ पर सुरक्षित रहे। तो जो प्रेम नारायण बिहारी रायजादा थे, उन्होंने 6 महीने के अंदर 251 पेजेस में क्या किया, संविधान को लिखा। 251 पेजेस में 6 महीने के अंदर संविधान को लिखा। तो जब इनसे कहा गया कि आपने 6 महीने की कड़ी मेहनत किया है, आपको क्या पारिश्रमिक दिया जाए, क्या आपको पैसे दिया। कितने पैसे लिए इन्होंने, कोई पैसे नहीं। इन्होंने कहा कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने देश का संविधान लिखने का मौका मिला। इन्होंने कहा बस मेरा एक अनुरोध है कि जो मेरी हैंड राइटिंग है, मेरे ग्रैंडफादर ने सिखाई है मुझे। तो जब संविधान जहाँ ख़त्म होता है 251 पेज पर, वहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर का नाम लिख दे, ताकि मैं उनको श्रद्धांजलि दे। भारत सरकार ने, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के
हैंड राइटिंग में ये लिखकर तैयार हो गया। हमारे भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह, ये जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 19, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो कैलकुलेट करते हैं, 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 19, ये हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन। ठीक, जो हमारा संविधान बना इसमें 64 लाख रुपए, जो 64 लाख रुपए खर्च हुए, पैसे आए कहाँ से? तो जो हमारे देसी राजे रजवाड़े थे उनको डॉक्टर, अरे ये क्या नाम है, वल्लभ भाई पटेल। हाँ पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल की क्या नाम है, जिसको कहते हैं कि कुशल प्रशासनिक क्षमता से सारे राज्य रजवाड़े कहा गया, अब राज्य रजवाड़े खत्म, सबको भारत संघ के अंतर्गत आना है और भारत होगा राज्यों का संघ, अनुच्छेद नंबर 1। अब भारत जो है राज्य रजवाड़ों से नहीं चलेगा, भारत चलेगा राज्यों के संघ से, और राज्यों में भी विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी, न्यायपालिका होगी, राज्य भी चलेगा लोकतांत्रिक प्रणाली से। तो जो राजे महाराजे के खजाने थे वो सब क्या किया गया, भारत सरकार की, उसी से 64 लाख रुपए खर्च करके हम लोग का संविधान बन के सामने आया। ठीक, तो 26 नवंबर 1949 को हम लोग कहते हैं डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के ग्रहण की तिथि। और 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने इसको पूरा लागू कर दिया था, तो उसको बोलते हैं डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, संविधान के लागू होने की तिथि। तो 2 चीज़ें एग्जाम में आती है, डेट ऑफ एडॉप्शन आता है 26 नवंबर 1949, डेट ऑफ इम्प्लीमेंट आता है, प्रवर्तन की तिथि आती है, लागू करने की तिथि आती है, तो आप लोग लगाओगे 26 जनवरी 1900। ये देखो एक हम लोग की स्टोरी थी, जो व्यक्ति इस स्टोरी को समझ जाएगा वो कभी भी न तो देश के साथ गद्दारी करेगा, ना कभी जो है इधर उधर दाएं बाएं पर्दों में लगेगा, उसके अंदर राष्ट्रभक्त। बड़े मुश्किल से हम लोग को स्वतंत्रता मिली, एक मुश्किल होती है, एक बहुत मुश्किल होती है, समझ रहे हैं? इन सब चीज़ों को हम लोगों को हर समय याद रखना चाहिए। इतनी लंबी यात्रा, कितने लोगों की कुर्बानियाँ। सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में गया, कौन गया सबसे ज़्यादा? एग्जाम में आता है, IAS में तो खूब आता है, ISP से। सबसे ज़्यादा बार उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा बार जेल। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल, कितनी बार? 37 बार। तो आप लोग का ताज्जुब होगा, प्रयागराज में जो नैनी सेंट्रल जेल है उसका नाम ही बना दिया गया नेहरू द्वार। इतनी बार नेहरू गए। नेहरू जी आप लोग को मालूम है उस समय के एकदम जिसको कहते हैं राजा के बेटे। कभी आप लोग प्रयागराज आइएगा तो उनका जो निवास स्थान जिसमें वो रहते थे, जिसको आनंद भवन बोलते हैं, स्वराज भवन बोलते हैं, इतना बड़ा बंगला आप समझ लीजिए। वो कम से कम जो है जिसको आप ये कह सकते हो कि 40-50 को कहते हैं हिस्से में तो बसा हुआ, प्राइम लोकेशन पर, बिल्कुल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और वो नेहरू परिवार ने किसको दे दिया? वो भारत सरकार, भारत सरकार बोला कि ये सरकार की संपत्ति, मेरी संपत्ति, और ट्रस्ट बना दिया। तो ये जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा बार स्वतंत्रता आंदोलन में नेहरू जी, समझ में आया? देखो एक स्टोरी फॉर्म में हमने आप लोग को बताया है, इसको 2 बार 3 बार पढ़ना, बाकी और भी जीके की किताब से पढ़ना, एक एक लाइन करके आप लोग के अंदर ये पूछ। ऐसे हम लोग का संविधान का निर्माण। अब इसी के आगे हम आप लोग को नेक्स्ट टाइम पे कल आप लोग का देखो टेस्ट है, पहले ध्यान से समझ जाओ, कोई आप में से कोई भागेगा नहीं। 6:15 बजे BSA का मेंस का टेस्ट नंबर 1, 8 बजे शाम को BSA का MCQ टेस्ट। कल हो जाएगी 14 तारीख। 15 तारीख को 6:15 बजे BSA का टेस्ट नंबर 2 मेंस का, 8 बजे BSA का MCQ का टेस्ट नंबर। ठीक है, क्लियर है? टेस्ट कैसे होगा? टेस्ट कैसे होगा सुन लो, 6:15 बजे के पहले ही
परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया, जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसका जो रेशियो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का, वो 50% के आसपास सिलेक्शन देता है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर के नंबर से आप जुड़ सकते हैं। का पूरा सहयोग रहा। हर स्टेज पर सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने और जो पूछा जाए सिर्फ वहीं तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। और सर ने हर स्टेज पर जो 3 बार हमारे सर ने मॉक लिए थे और तीनों स्टेज पे हमें हमारी जो मॉक लेते थे उसके बाद हमारी कमियों को बताते थे कि आपके इस मॉक में ये कमी है, इसको सुधारो। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी उसका मुझे बहुत हेल्प रही। तो सर आपका हर स्टेज पर जो आपकी मदद रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया था। रिक्वायरमेंट थी, ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता। लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में। तो मैं आपको भी बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफ़ी बुक्स वगैरह भी आ रही हैं, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था। मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का। सर से मैं जुड़ा रही थी, फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। और सर आपका जो कि आप जो आपने एक बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। आपने बोला 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते नॉर्मल वो सारे कवर हो जाएंगे। और सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं।